जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2003 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म 3 एक्सट्रीम्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर 3 कहानियां हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सारी कहानियां आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली कहानी का नाम है डम्पलिंग्स। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मिसेस ली नाम की एक अमीर औरत दिखाई जाती है जो कि एक अनजान जगह पे आई हुई थी। वो अपनी कार से उतर के एक किराए के रूम के बाहर जाती है और आवाज लगाती है। उस कमरे का दरवाजा मे नाम की एक औरत खोलती है और उसको अंदर इनवाइट करती है। दोस्तों, मे एक शेफ थी जो कि डम्पलिंग्स बनाया करती थी और उसका ये दावा था कि उसके डम्पलिंग्स खा के लोग जवान दिखते हैं। मिसेस ली को देख के वो कहती है कि उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ गए हैं, तो उसे डम्पलिंग्स खाने की जरूरत है। मिसेस ली उससे कहती है कि अगर उसके डम्पलिंग्स इफेक्टिव होंगे तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। ये सुन के मे अपने किचन में जाती है और डम्पलिंग्स बनाने लगती है और मिसेस ली बाहर रूम में बैठ के उसका इंतजार करती है। किचन में मे एक मीट का पेस्ट बना के डम्पलिंग्स में डालती है और उसे उबाल देती है और कुछ देर बाद वो डम्पलिंग के सूप को बाहर लेकर आती है। मिसेस ली जब उसके सूप को देखती है तो उसे वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे अजीब सा टेस्ट आता है। मैं उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसे इस टेस्ट की आदत हो जाएगी। अगर उसे जवान दिखना है तो उसे खाना ही होगा। वो उसे ये भी बताती है कि वो उसके आंट की उम्र की है, लेकिन वो भी उस डम्पलिंग्स के सीक्रेट इंग्रेडिएंट को खाती है जिससे कि वो जवान दिखती है। उसके बाद मैं उसके लिए गाना गाती है और वहाँ पे डांस भी करती है। इधर हम मिसेस ली के पति को देखते हैं जो कि अपनी मेड के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि उसकी बीवी बूढ़ी हो गई थी और वो उसे देखता तक नहीं था। शायद इसीलिए मिसेस ली जवान होना चाहती थी ताकि वो अपने पति का अटेंशन पा सकें। रात को ली का पति उसे बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रहा है, तो मिसेस ली उससे कहती है कि वो पिछले हफ्ते ही ट्रिप पे गया था और इस हफ्ते उनकी एनिवर्सरी है तो उसे रुकना ही होगा। उसका पति उससे कहता है कि ये एक बिजनेस ट्रिप है तो वो नहीं रुक सकता। ये सुन के मिसेस ली को काफी बुरा लगता है और उसका पति उसे कुछ पैसे देता है खर्चा करने के लिए। इधर में एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक नर्स मिलती है। वो नर्स उसे एक छोटा सा टिफिन थमाती है जिसके अंदर गिरा हुआ बच्चा था। मैं उसके लिए उसे पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिसेस ली मे से मिलने आती है और उससे कहती है कि अभी तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं उससे कहती है कि एक बार में फर्क नहीं पड़ता है, उसे वो डम्पलिंग्स हर वीक खाने होंगे तब जाके कहीं असर शुरू होगा। उसके बाद मैं अंदर जाके डम्पलिंग्स बनाने लगती है और हम देखते हैं कि वो उस गिरे हुए बच्चे का मीट का पेस्ट बनाती है और उसके बाद उन्हें डम्पलिंग्स में डालती है और उसे सर्व करती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि मे का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो अबॉर्टेड बच्चे थे जिनका मांस वो ली को खिला रही थी ताकि वो जवान दिख सके। मिसेस ली उन डम्पलिंग्स को खाती है और उसे पैसे देती है। उसके बाद वो अपनी स्किन देखती है जिसपे असर पड़ना शुरू हो गया था। जब वो वहां से जाती है तो आंट मे के पास एक औरत आती है जो कि अपनी बेटी को उसके पास लेकर आई थी। उसकी बेटी के साथ स्कूल में किसी ने जबरदस्ती करी थी जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो आंट मे के पास आई थी वो बच्चा गिराने के लिए। आंट मे सर्जरी करती है और उस बच्चे को निकाल देती है, लेकिन उस लड़की की काफी ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो उसकी माँ से कहती है कि वो चिंता ना करे, कुछ देर में ब्लीडिंग रुक जाएगी। इधर मिसेस ली एक होटल में होती है जहाँ वो एक लड़की को देखती है जो कि अपने दरवाजे पे प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाती है। इससे मिसेस ली समझ जाती है कि अंदर वो अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही होगी। इससे उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके लाइफ से इंटीमेसी खत्म हो गई थी। अगले दिन वो मे के पास जाती है उसके डम्पलिंग्स खाने के लिए। मे जब अंदर डम्पलिंग्स बना रही होती है तो मिसेस ली एक खिड़की से चुपके से उसे देख रही होती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर वो किस चीज का डम्पलिंग्स बनाती है। तभी मे अपने ड्रॉर से उस बच्चे की लाश को निकालती है, जिसे देख के मिसेस ली काफी हैरान हो जाती है और डर के वहां से भाग जाती है। वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाके बैठती है, लेकिन उसे उल्टी होने लगती है क्योंकि इस बात से उसे सदमा लगता है कि वो बच्चों का मांस खा रही थी। बहुत सोचने के बाद मिसेस ली वापस मे के पास जाती है और उससे कहती है कि वो जवान दिखने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं उसे उस बच्चे की लाश दिखाती है और उससे कहती है कि ये 3 महीने का बच्चा है और इसका मांस बहुत ही अच्छा होगा जो उसे तुरंत जवान कर देगा। मिसेस ली उसके डम्पलिंग्स बनवाती है और उसे चाव से खाती है। तभी उसे उसके पति का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ट्रिप पे उसका एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसकी टांग टूट गई है और वो घर में उसका इंतजार कर रहा है। ये सुन के मिसेस ली अपने घर पे जाती है जहाँ उसका पति उसे देख के चौंक जाता है क्योंकि वो पहले से बहुत जवान और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका पति उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है तो मिसेस ली उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी वो उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था।
इधर जिस लड़की का अबॉर्शन हुआ था उसकी माँ उसे लेके घर जा रही होती है। जब वो दोनों बस की सीट से हटते हैं तो वहाँ पे दो आदमी आके बैठ जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी सीट पे ढेर सारा खून लगा हुआ है। इधर वो माँ अपनी लड़की को जब रोड क्रॉस करा रही होती है तो उसकी लड़की रोड पे ही दम तोड़ देती है, क्योंकि अबॉर्शन की वजह से उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर मिसेज ली की जब 15वीं एनिवर्सरी होती है तो वो अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। उसके दोस्त वहाँ पे उसी की चर्चा कर रही होती हैं कि वो उतनी जवान कैसे दिख रही है। जब वो उसके दोस्तों के पास आके बैठती है तो उसके दोस्तों को मछली की स्मेल आने लगती है। वो स्मेल सूंघ के मिसेज ली भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी उसे अपनी गर्दन पे एक निशान दिखता है और उसे पता चलता है कि वो स्मेल उसके अंदर से आ रही है। ये देख के वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और नहाती है। वो मे को फोन करती है और उससे पूछती है कि उसे क्या ये साइड इफेक्ट हो गया है। तो मे उसे बताती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन मिसेज ली हॉस्पिटल में जाती है चेकअप कराने के लिए, जहां डॉक्टर उससे कहता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुन के मिसेज ली हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था। इधर वो लेडी जिसकी बच्ची मरी होती है वो उसके ग्रैंडफादर को मार डालती है, क्योंकि उसका ग्रैंडफादर ही वही इंसान था जिसने उस बच्ची का शोषण किया था। आंट मे को जब ये खबर मिलती है तो वो समझ जाती है कि पुलिस उसे भी ढूंढते हुए वहां तक आएगी, इसीलिए वो अपना सामान पैक करती है और वहां से निकल जाती है। एक दिन मिसेज ली उसके घर के बाहर आती है और वो वहां पे ताला लगा हुआ देखती है। मिसेज ली ने ये मन बनाया था कि वो अपने बच्चे को गिरा देगी और उसका मांस खाएगी, लेकिन मे को जब वो वहां नहीं देखती तो वो वहां से चली जाती है। फिर हम मे को देखते हैं जो कि सड़कों पे सामान बेचना शुरू कर देती है। और मिसेज ली एक दिन वॉशरूम में जाके खुद ही अपना अबॉर्शन करती है और उसके बाद अपने ही बच्चे के डम्पलिंग्स बना के खाती है। दोस्तों इसी के साथ ये फर्स्ट कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी का नाम है कट, जो कि एक डायरेक्टर की कहानी है। स्टार्टिंग में हमें एक डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने सेट पे फिल्म शूट कर रहा होता है। वो डायरेक्टर काफी ग्रेट डायरेक्टर था और वो एक अच्छा इंसान था जिसने शायद ही किसी का बुरा किया हो। वो सारे एक्टर्स की केयर करता था और उन्हें एक फैमिली की तरह मानता था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बीवी उसे कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि वो कब आएगा, तो वो उसे बताता है कि उसे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि वो खाना भी बाहर ही खाकर आएगा। तभी हम उसके पास बैठी लड़की को देखते हैं जिसे वो ड्रॉप करने जा रहा था। वो उसे ड्रॉप करने के बाद अपने घर में आता है और म्यूजिक लगाने के बाद वो खाना खाता है। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। वो लाइटर जला के आसपास देखने लगता है कि वहाँ पे कौन है, लेकिन तभी उसके सामने एक अनजान आदमी आता है जो उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। जब डायरेक्टर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है और उसके सामने उसकी बीवी शार्प वायर्स से बंधी हुई थी। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि उसका स्वागत करता है। उससे पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना, तो डायरेक्टर उससे कहता है कि वो नहीं जानता कि वो कौन है। ये सुन के वो बंदा उसके सामने कई सारे रोल्स करके दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या अब उसने उसे पहचाना। डायरेक्टर उससे कहता है कि उसने उसे पहचान लिया है, वो एक साइड एक्टर है जिसने उसकी फिल्म्स में काम किया है। डायरेक्टर उससे कहता है कि आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है। उसकी बीवी भी एक पियानिस्ट है जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, तो उन दोनों को उसने ऐसे क्यों बांध रखा है। तभी वो बंदा एक एक्स उठाता है और उसकी बीवी की एक उंगली काट देता है। ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो पूरी तरह बंधा हुआ है। वो बंदा उससे कहता है कि वो यहाँ पे उसके साथ एक गेम खेलने आया है। वो उससे अपने मन चाहे काम कराएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो एक एक करके उसकी बीवी की उंगलियों को काटेगा। वो उससे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसने किसी का भी बुरा नहीं किया है और उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि उसने किसी का बुरा कैसे नहीं किया। वो अपने सामने देखना चाहता है कि उसके जैसे लोग भी बुरा कर सकते हैं। वो बंदा उससे कहता है कि वो बहुत गरीबी में पला बड़ा है और वो डायरेक्टर एक अमीर इंसान है जो कि अच्छी लाइफ जी रहा है। बचपन में उसके पिता दारू पी के उसे मारा करते थे और डायरेक्टर के पिता ने उसे एजुकेशन दी है ताकि वो बड़ा आदमी बन सके। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी उसे नकारा कह के ठुकराती रही और उसकी बीवी एक पियानिस्ट है जो कि अच्छा खासा कमाती है। ये सुनकर डायरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, तो वो बंदा उससे कहता है कि वो उसके हाथों एक गंदा काम कराना चाहता है। वो अपने साइड में एक पर्दा हटाता है जहाँ पे एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। वो उससे कहता है कि उसे उस लड़की को जान से मारना होगा और अगर टाइम रहते उसने उसे नहीं मारा तो वो उसकी बीवी की दूसरी उंगली काटेगा। ये सुनकर डायरेक्टर उस छोटी लड़की को मारने जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो फिर से उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो एक बच्ची को जान से नहीं मार सकता। ये सुन के उस स्ट्रेंजर को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी बीवी की एक और उंगली काट देता है। उसने उसकी रिंग वाली उंगली काटी थी जिससे उसकी रिंग छटक के नीचे गिर जाती है। डायरेक्टर स्ट्रेंजर से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसने अपनी बीवी को चीट किया है और वो भी एक जवान लड़की के साथ। वो हफ्ते में 3 बार उस लड़की के साथ होटल में जाता था और उसकी बीवी समझती थी कि वो एक अच्छा इंसान है।
ये सुनकर स्ट्रेंजर कहता है कि प्यार करना कोई पाप नहीं है और उसकी बीवी के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे जिसके बारे में उसे नहीं पता। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उन दोनों को जाने दे, लेकिन वो बंदा उसे एक और टास्क देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे हंसाने में कामयाब हो गया तो वो उन्हें जाने देगा। ये सुनकर डायरेक्टर अपनी पैंट उतारता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर नहीं हंसता और उसकी बीवी की एक और उंगली काट देता है। उसके बाद वो उसकी सारी उंगलियां एक ग्राइंडर में डाल के पीस देता है। वो डायरेक्टर से कहता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी उंगली जोड़ी जा सकती थी, लेकिन अब वो पेस्ट बन गई है तो उसे कोई नहीं जोड़ सकता। वो स्ट्रेंजर डायरेक्टर को बताता है कि आज सुबह ही उसने अपनी बीवी को मारा है और हो सकता है कि उसने अपने बेटे को भी मार दिया हो। फिर वो उसकी बीवी के मुंह से गैग हटाता है और डायरेक्टर की बीवी चिल्ला के कहती है कि वो उस छोटी लड़की को जान से मार डाले। ये सुनकर डायरेक्टर उस छोटी लड़की का गला दबाने लगता है और तभी उसकी विग नीचे गिर जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। वो स्ट्रेंजर डायरेक्टर से कहता है कि वो बिल्कुल सही समझ रहा है कि ये उसी का बेटा है और उसने उसे जान से मारने के लिए उसे एक काम दिया है। ये सुनकर डायरेक्टर उसी पे हमला करता है, लेकिन वो पीछे खिंच जाता है जिससे उसकी दीवार टूट जाती है और डायरेक्टर देखता है कि वो अपने घर में नहीं है बल्कि वो एक सेट पे है। वो कातिल जब उसकी बीवी को मारने के लिए उसकी ओर जाता है तो अचानक उसका पैर उसकी रिंग पे पड़ जाता है और वो तारों के बीच जाके फंस जाता है। मौका देख डायरेक्टर की बीवी उसका गला काट खाती है, जिससे वो बंदा जख्मी हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है और ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। स्ट्रेंजर का बेटा जब ये देखता है तो वो बहुत रोता है और उसे अपने बाप पे गुस्सा भी आता है क्योंकि उसका बाप बहुत ही कमीना था। डायरेक्टर सदमे में आ जाता है और वो स्ट्रेंजर के बेटे को अपनी बीवी समझने लगता है और उसे लगता है कि उसकी बीवी स्ट्रेंजर का बेटा है, इसीलिए वो अपनी बीवी का गला दबा के उसे मार डालता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, तीसरी कहानी का नाम है बॉक्स, जो कि एक नॉवेलिस्ट की कहानी है। स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने एक लड़की को बॉक्स में बंद कर रखा था और वो उस बॉक्स को जमीन में गाड़ रहा था। फिर हम क्योको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ये एक सपना देख रही थी, क्योंकि वो एक नॉवेलिस्ट थी और वो अपनी एक नॉवल पे काम कर रही थी। कुछ देर बाद उससे मिलने याशी नाम का उसका दोस्त आता है, जिसे वो अपने सपने के बारे में बताती है जो कि उसे बार बार आया करते थे। अचानक वो याशी के सामने निवस्त्र होती है और उसका फेस टच करने लगती है। ये देख के याशी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। याशी उसकी कहानी लेता है जो कि उसने टाइप की हुई थी और वो उससे कहता है कि वो पब्लिकेशन हाउस में इसे दे देगा। याशी जब वहां से जा रहा होता है तो अचानक उसे एक रूम से आवाज आती है। जब वो उस रूम में देखता है तो उसे वहां पे एक छोटी लड़की खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। क्योंकि वो टेबल पे एक बॉक्स मिलता है जिसे वो खोलती है तो उसके अंदर बुल्सआई का तीर था। वो तीर काफी पुराना था जिसे वो देख के काफी हैरान हो जाती है। तभी उसे अपने सपने वाली लड़की नजर आती है तो वो उसके पास जाती है और वो लड़की उसे देख के हवा में उड़ने लगती है और उससे कहती है कि वो जल रही है। ये सुन के क्योको उससे कहती है कि उसने वो जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन तभी वो लड़की दरवाजा बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब क्योको 10 साल की थी तो उसकी एक ट्विन सिस्टर हुआ करती थी और वो दोनों एक सर्कस में काम करती थी जहाँ हायते नाम का उनका एक मालिक था। उन तीनों का एक मैजिक काफी प्रचलित था जहाँ वो दोनों ट्विन सिस्टर एक बॉक्स में फिट हो जाया करती थी और उसके बाद वो बॉक्स में से गायब हो जाती थी, जिसे देख के सभी लोग काफी खुश होते थे। उनका जो मालिक था वो क्योको की बहन को काफी मानता था और रिवॉर्ड के तौर पे उसने उसे एक नेकलेस भी दिया था। क्योको इस बात की वजह से अपनी बहन से काफी जलती थी क्योंकि उसका मालिक उसे नहीं बल्कि उसकी बहन को पसंद करता था। एक दिन रात को क्योको ने देखा कि उसका मालिक उसकी बहन के साथ ही सो रहा है और इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो उससे बदला लेगी। एक दिन उसने अपनी बहन को बॉक्स में बंद कर दिया और उसके बाहर ताला लगा दिया। जब उसका मालिक वहां पे आया तो उसने कहा कि वो उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, लेकिन क्योको ने एक तीर से अपने मालिक के मुंह पे हमला किया जिससे वो जख्मी हो गया। तभी अचानक मिट्टी का तेल उनके सर्कस में गिर गया और वहां पे आग लग गई, जिससे उसकी बहन की वहीं पे बॉक्स में बंधे हुए मौत हो गई। इसी कारण से क्योको को सपना आया करता था कि वो भी एक बॉक्स में बंद है और उसे कोई काट रहा है। अगली सुबह क्योको जब उठती है तो उसे अपने घर के बाहर एक बुके मिलता है और उसके अंदर एक इन्विटेशन कार्ड भी था जो कि उस सर्कस से आया था। ये देख के वो खुश हो जाती है और उसी सर्कस के अंदर जाती है जहां उसकी बहन मरी थी। वहां पे वो एक जला हुआ बॉक्स देखती है जिसके अंदर उसकी बहन की लाश थी। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसे उसके अंदर उसकी बहन के कंकाल मिलते हैं, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसका मालिक वहां पे आ जाता है। वो उससे कहता है कि वो कितना गलत सोचती थी। वो उन दोनों को बराबर प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका मालिक उसकी आंखें खोल के दिखाता है और उससे कहता है कि उसने अपनी बहन के साथ ये अच्छा नहीं किया। उसके बाद वो उसे एक पन्नी में डालता है और उसे उस बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वो उस बॉक्स को ले जाके उसे जमीन में गाड़ देता है।
तभी क्योको की आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि ये भी एक सपना था। कोई क्योको को गुड मॉर्निंग विश करता है और वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में उसकी बहन लेटी हुई है और वो दोनों अटैच्ड हैं। उनसे मिलने याशी आता है जो कि उन पे कहानी लिखना चाहता था और वो दोनों उठ के उसके लिए दरवाजा खोलने जाती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों क्योंकि अपनी बहन से जुड़ी हुई थी इसीलिए उसे वो सपने आया करते थे, लेकिन उन सपनों का वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं था। दोस्तों ये थी इन तीनों की कहानी। आपको सबसे बेस्ट कौन सी कहानी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको वो कहानी क्यों बढ़िया लगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।